Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. आज क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल बिहेवियर एंड इट्स कॉजेस. वेलकम टू गंगा एजुकेशन, योर लर्निंग पार्टनर फॉर लॉ स्टूडेंट्स. आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्रिमिनोलॉजिकल थियोरीज पर बेस्ड इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल्स और रिसर्च को बिल्कुल डेप्थ में डिकोड करने वाले हैं. चाहे आप एलएलबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर सीधा यूजीसी नेट लॉ टारगेट कर रहे हों, बिलीव मी, इन टेक्स्ट का ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए एक रियल गेम चेंजर होने वाला है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं. Okay, let's dive into this. Is criminal behavior born or learned? ये क्रिमिनोलॉजी का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है. I mean, क्या एक इंसान पैदाइशी क्रिमिनल होता है या हमारी सोसाइटी उसे क्रिमिनल बनाती है? आज हम इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को थरली एग्जामिन करेंगे ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल सके. फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं. हम कवर करेंगे एंटी सोशल बिहेवियर की बेसिक डेफिनेशंस, फिर सोशल एंड कॉग्निटिव थ्योरीज, कंट्रोल थ्योरी, डिफरेंशियल एसोसिएशन, द मल्टीफैक्टोरियल रियलिटी और हाँ, एंड में एक बहुत ही हाई यील्ड क्विक एग्जाम रिवीजन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन सेट करते हैं. सेक्शन 1, डिफाइनिंग एंटी सोशल बिहेवियर. देखिए, क्राइम सिर्फ एक सिंपल ब्रोकन रूल या स्टैट्यूट का वायलेशन नहीं है. ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सोशल और साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है. अभी अपने नोट्स में डायरेक्टली एक टर्म लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है. डार्क फिगर ऑफ क्राइम. ये उन क्राइम्स को रेफर करता है जो हिडन रह जाते हैं, जो कभी पुलिस रिकॉर्ड्स तक पहुंचते ही नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से अनरिपोर्टेड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस. सिर्फ लीगलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करने की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है. मॉर्ली और हॉल ने एंटी सोशल बिहेवियर को समझने के 3 मेन अप्रोचेस दिए हैं. पहला है लीगलिस्टिक, जो स्ट्रिक्टली अरेस्ट्स और कन्विक्शंस पर फोकस करता है. दूसरा है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहां एम्पैथी की बिल्कुल कमी होती है और इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है. और तीसरा अप्रोच है पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे नेचुरल एग्रेशन. लेकिन याद रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्रेशन होने का मतलब ये नहीं कि कोई डायरेक्टली क्रिमिनल बन जाएगा. राइट एनवायरनमेंट का होना उस ट्रेट को क्राइम में कन्वर्ट करता है. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 2, सोशल लर्निंग एंड कॉग्निटिव थ्योरीज. Now what's really interesting about this approach is कि ये completely psychological mechanisms पर focus करता है. Rotter 1954 and Cornell Montgomery इस master theory के prominent propounders हैं. इनका core idea actually बहुत simple पर super powerful है. वो कहते हैं कि criminal behavior पैदाइशी नहीं होता, बल्कि उसे interact करके बाकायदा सीखा जाता है. कैसे? ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट के थ्रू. जैसे एक टीनेजर किसी गैंग मेंबर की नकल करता है क्योंकि वो देखता है कि क्राइम से पैसा, पावर और स्टेटस मिल रहा है. ये पॉजिटिव आउटकम्स उसके इस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को कंप्लीटली रीइंफोर्स कर देते हैं. फिर आता है कॉग्निटिव अप्रोच और इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं. एल्बर्ट बंदूरा इन 1977. यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जैक्ट साल और नाम एब्सोल्युटली क्रूशल है. बंदूरा का अप्रोच कहता है कि लोग किसी को देखकर ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते. वो इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली और मेंटली प्रोसेस करते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन के थ्रू. यानी क्राइम को ऑब्जर्व करने के बाद इंसान इंटरनल रीजनिंग करता है और प्रॉपरली मोटिवेट होने पर ही वो एक्चुअली क्राइम कमिट करता है. अब आते हैं एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव पर. सेक्शन 3, कंट्रोल थ्योरी. इन प्रीवियस थ्योरीज के बाद एक कंप्लीटली ऑपोजिट और फ्रेश पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है और ये शिफ्ट सच में काफ़ी ब्रिलियंट है. ट्रेडिशनल थ्योरीज हमेशा पूछती हैं कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, पर कंट्रोल थ्योरी, जिसे हम परसेप्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, उसका बेसिक सवाल ही अलग है. वो पूछती है लोग क्राइम क्यों नहीं करते. ये थ्योरी ये मानती है कि नेचुरली हम सब में क्रिमिनल इम्पल्सेस होती हैं, पर हमारी स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स, फैमिली की डिसिप्लिन और इंटरनल होमियोस्टेसिस मेंटेन करने की जो अर्ज है वो हमें एक्चुअली क्राइम करने से रोकती है. Let's move on to Section 4, Sutherland's Differential Association Theory. ध्यान दीजिए सभी लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी यूनिवर्सिटी फाइनल्स और कम्पिटिटिव कोर्स वर्क दोनों में हेवीली टेस्ट किया जाता है. इसके प्रोपाउंडर थे द ग्रेट एडविन सदरलैंड हैं.
इनका कोर प्रिंसिपल ये था कि क्राइम दूसरों के साथ इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन से सीखा जाता है। बेसिकली अगर किसी इंसान के आसपास लॉ ब्रेकिंग को फेवर करने वाले लोग ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, तो वो क्राइम चूज करेगा। सोचिए एक बच्चा जो पूरी तरह से क्रिमिनल फैमिली में बड़ा हुआ है, उसके लिए फिनोमिनोलॉजिकली कानून तोड़ना एक परफेक्टली नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। हालांकि क्रिटिक्स हमेशा ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये थियोरी उन क्राइम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती जो लोग अकेले बिना किसी पीयर इन्फ्लुएंस के कमिट करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये एसोसिएशन फाइनली इम्पैक्ट कैसे करता है। सदर्न ने 4 की मैकेनिज्म्स दिए जो इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव करते हैं। ये हैं फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और प्रायोरिटी। लेमन टर्म्स में आप कितनी बार क्रिमिनल से मिलते हैं, कितनी देर के लिए मिलते हैं, उनसे आपका रिश्ता कितना डीप है और क्या आप बचपन से उनके कांटेक्ट में हैं। ये 4 क्लियर फैक्टर्स एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि क्रिमिनल कल्चर आने वाली जनरेशन तक कैसे ट्रांसमिट होगा। ओके, अब होलिस्टिक व्यू देखते हैं। सेक्शन 5, द मल्टी फैक्टोरियल रियलिटी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि रियल वर्ल्ड में ये सारी थ्योरीज एक दूसरे से कंपीट या लड़ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। सोशल लर्निंग आपको इमिटेशन समझाता है, कॉग्निटिव थ्योरी आपका मेंटल प्रोसेसिंग एक्सप्लेन करता है, डिफरेंशियल एसोसिएशन ग्रुप इन्फ्लुएंस दिखाता है, और कंट्रोल थ्योरी ये बताता है कि रिस्ट्रेंट कब फेल होता है। सब मिलकर क्राइम का एक कंप्लीट इंटरकनेक्टेड एक्सप्लेनेशन देते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही नहीं, बल्कि कुछ एडिशनल इंटीग्रेटेड कॉजेज भी बैकग्राउंड में लगातार फंक्शन करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस या फिर एनवायरनमेंटल कॉजेज लाइक पॉवर्टी और ब्रोकन होम्स। पीयर इन्फ्लुएंस ना यूथ क्राइम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और ड्रग्स डायरेक्टली आपका सेल्फ कंट्रोल रिड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी और इमीडिएट एनवायरनमेंट फाइनल ट्रिगर्स का काम करते हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स हमारे फाइनल राउंड की तरफ। सेक्शन 6, क्विक एग्जाम रिविजन। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिए। ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग लिस्ट यूजीसी नेट लॉ के लिए प्योर गोल्ड है। प्लीज इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। कॉग्निटिव थ्योरी देखते ही आपको बंदूरा 1977 मार्क करना है। सोशल लर्निंग का कनेक्शन रॉटर और मंटगोमरी से है, और जहां भी डिफरेंशियल एसोसिएशन का नाम आए फॉर श्योर वहां एडविन सदरलैंड आएगा। इसे करेक्टली याद कर लेंगे तो आपके सॉलिड मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। तो आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलता है, ये कोट ध्यान से पढ़िए। क्रिमिनल बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल थ्योरी, इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल रियलिटी। मतलब क्राइम होने की कोई एक सिंपल वजह नहीं होती, बल्कि बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फोर्सेस जब एक साथ आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तब जाकर क्राइम रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज की मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में आपको इनमें से कौन सी क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी सबसे प्रोमिनेंट और क्लियरली नजर आती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने स्टैंड्स को थोड़ा बैकअप भी कीजिएगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। Keep studying, stay focused, and I will see you in the next one. Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.